Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start. Okay, now we are about to start with 12th physics, chapter number 6, page number 134, and the topic is 6.4, superposition of wave. ठीक है, ये वाला टॉपिक है जो हम लोगों को अभी स्टार्ट करना है. एनीवे, सुपरपोजिशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स या टू और मोर वेव्स. समझ में आया? सुपरपोजिशन मतलब क्या? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर वेव्स. ठीक है, पेज नंबर 134 राइट हैंड साइड के पहले पैराग्राफ में क्या बोला गया है? 6.4 के पहले पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि जब कभी भी हम लोग कोई म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ मैं वही बोल रहा हूँ, जब कभी भी हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो होता ये है कि सिर्फ और सिर्फ गाने की आवाज़ नहीं आती है. अगर वॉल्यूम थोड़ा अप्रोप्रिएट रहा तो आजू बाजू वालों की भी आवाज़ें हम लोगों तक आ रही है. इसका मतलब क्या हो गया कि जो बात कर रहा है उसकी साउंड वेव्स और जो आपका ईयरफोन में जो गाना बज रहा है उसकी साउंड वेव्स दोनों भी एंटर हो रही है कान में, इसलिए थोड़ा बहुत वो भी सुनाई दे रहा है, ये भी सुनाई दे रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि ईच वेव या ईच साउंड वेव इज ट्रेवलिंग ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर. कुछ समझ में आया? एक वेव जब दूसरा वेव भी प्रेजेंस यानी दूसरे वेव के भी प्रेजेंस में, एक वेव दूसरे वेव के प्रेजेंस में भी ऐसा ट्रैवल करती है एज इफ इट इज ट्रैवलिंग अलोन. ऐसा वर्ड, टू वर्ड आपके बुक में लिखा है कि एक से ज़्यादा वेव्स रहेगी तो एक वेव दूसरे वेव के वजह से इंटरफियर नहीं होगी, ना तो डिस्टर्ब होगी. समझ में आया? मिसाल के तौर पे बहुत गर्दी है मार्केट में और आपको यहाँ से जाना है आपके घर, बीच में मार्केट आ रहा है, बहुत गर्दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसका भी धक्का लगा तो आप टर्न मार के किसी और के घर पे चले जाओगे. आप कैसा ना कैसा अपना रास्ता बनाकर अपने घर तक जाओगे. वैसा ही होने वाला है. और इट इज़ एज गुड एज यू आर वॉकिंग अलोन. अलोन मतलब क्या? आप अकेले अपने घर तक पहुंचना चाहते हो, आप अकेले अपने घर तक पहुंचोगे, बाकी दूसरे जो भी लोग हैं वो अपने अपने ठिकाने पे पहुंचेंगे. तो हर एक आदमी गर्दी में इंडिविजुअल ही सही, मतलब समझ में आया कि नहीं, बहुत सारे आदमी होने के बावजूद वो अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. हर कोई अपने अपने मंजिल तक पहुंचेगा इंडिविजुअली. कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा ही वेव्स है. वेव्स चाहे वो साउंड वेव्स हो या कोई भी वेव्स हो, हर वेव्स क्या करती है, जब एक दूसरे से इंटरफियर भी करती है, एक दूसरे से मर्ज भी हो जाती है, तो भी फाइनली वो इंडिविजुअली ही आगे बढ़ेगी और जहाँ पर भी उसका डायरेक्शन है वहाँ पर वो पहुँचेगी. समझ में आया? ये सारी चीज़ें इसके अंदर बोला गया है. ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंटली भी यहाँ पर समझाया गया है. अच्छा, और ये बोल रहा है कि अगर दो वेव्स, अब देखो डार्क बोल्ड में लिखा है नीचे बाजू, ये जो डार्क बोल्ड में लिखा है ये क्या बोल रहा है कि अगर दो वेव्स है, सपोज करो ये है y1 एंड y2. अब याद रखो y क्या है? इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव. बराबर है कि नहीं? हम लोग SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर x लेते थे एज अ डिस्प्लेसमेंट, मगर यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं? y ले रहे हैं. तो ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक वेव इधर से आ रहा है, एक वेव इधर से आ रहा है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या रहेगा? रिजल्टेंट वेव क्या रहेगा या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. लेकिन सम ऑफ क्या है ये? सम ऑफ वेक्टर ऑफ टू वेव्स विल गिव यू द रिजल्टेंट वेव. समझ में आया? डार्क बोल्ड में देखो वही लिखा है, मैं वर्ड टू वर्ड वही पढ़ता हूं. व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, कोई भी मीडियम रहने दो, डेंस हो या रेयर हो, पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट यानी कि एक दूसरे से मिल रहे हैं या टकरा रहे हैं, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट. समझ में आ गया? यानी हर कोई जो है अपना अपना इंडिविजुअल, जैसे मैं बताता हूँ अभी हम लोग ये पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा. देखो फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो. ये वेव आ रही है 5 एम्पलीट्यूड की, ये वेव आ रही है 3 एम्पलीट्यूड की, थोड़ी छोटी है. जैसे दोनों मर्ज होंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 3 8 एम्पलीट्यूड हो जाएगा. समझ में आया? जहाँ पर भी वो मर्ज होंगे तो तब जाकर समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ. तो वैसा होगा. ठीक है, देखो ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, यानी वो अपना डिस्प्लेसमेंट छोड़ेगा नहीं, वो 5 ही रखेगा, ये 3 ही रखेगा, 8 बन जाएगा. रिजल्टेंट वाला ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअली उन लोग अपने अपने लेवल पर ही है. समझ में आ गया? ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर वेव. समझ गया? इंडिपेंडेंट मतलब क्या? वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है.
the resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements due to individual wave at that point. समझ में आ गया? तो इन लोगों को हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? एज अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों को ऐड कर देंगे. वेक्टर सम ऑफ बोथ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल विल गिव यू व्हाट? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. बोलो समझा कि नहीं समझा? तो ये ऐसा बोला गया है. बोलो समझा? ठीक है. अब इसके बाद देखो राइट हैंड साइड पेज नंबर 135 पर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पेज नंबर 135 पर ब्लू बॉक्स है. यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा है कि जब कभी भी हम लोग ईयरफोन लगाते हैं, नॉर्मल ईयरफोन लगाएंगे तो क्या हो जा रहा है कि कानों में दूसरी आवाज़ें भी आएगी, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है ताकि वो चीज़ें अवॉइड हो सके. बराबर है? फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है. ये बोल रहा है कि अभी जो ईयरफोन्स है उसके अंदर एंटी साउंड प्रोड्यूस करने की एक सर्किट लगाई गई है. एंटी साउंड प्रोड्यूस करता है जो ईयरफोन होता है. ये ईयरफोन क्या करता है एग्जैक्टली जो बाहर से, अब देखो ये कैसा हो रहा है, ये बड़ी बात है. जैसी आवाज़ हमारे कानों तक आने वाली है या आ रही है, ये ईयरफोन उसको थोड़े दूरी से डिटेक्ट करता है और उतनी ही एम्पलीट्यूड का या उतना ही जो है अपोजिट डायरेक्शन का वो वेव भेजता है, जो उसको क्या करता है मैक्सिमम, जो भी उसकी इंटेंसिटी रहेगी. इंटेंसिटी मतलब क्या? यानी उसकी कुव्वत या ताकत, जितना पावरफुल बोलो तो भी चलेगा, तो जितना पावर रहेगा उसके पावर को कम कर देगा तो डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा. कुछ समझ में आया? एंटी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक सर्किट होती है हमारे ईयरफोन में जो बाहर के साउंड को थोड़ा सा अवॉइड करती है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देती है. समझ में आया? ये ब्लू बोल रहा हूँ, यानी जब आप ऐसा लगाते हो तो एकदम क्लियरली वही आवाज़ सुनाई देगी जिसका आप सुनना चाह रहे हो आवाज़, और आसपास की आवाज़ें निगलेक्ट होगी ड्यू टू एंटी साउंड. ये बोला गया है. तो इन शॉर्ट एक वेव दूसरे वेव को काट रहा है, कब? जब वो एंटी साउंड है तो. ठीक है. तो एक सर्किट उसके अंदर रहती है, बस ये बोला गया है. इसके आगे का डिटेल नहीं मालूम. इतना समझा? अब आते हैं क्या? लेट अस कंसीडर सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पल्सेस इन टू डिफरेंट वेज. अभी देखो एक यहाँ पर पेज नंबर 135 6.4.1 हम लोग शुरू कर रहे हैं. ठीक है. जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ये एक वेव आ रही है. ठीक है. दूसरी के लिए जगह ही नहीं रखा, एक मिनट रुक जाओ. हाँ, ये रब कर दो. ठीक है. अभी देखो क्या हो जा रहा है. अभी देखो सपोज करो ये एक वेव आ रही है. ठीक है. सेम एम्पलीट्यूड. हाँ, सपोज करो सेम एम्पलीट्यूड है इसका, और ये जो सामने से वेव आ रही है इसका भी सेम एम्पलीट्यूड है. ठीक है. सपोज करो, ऐसा बना नहीं अपने से, लेकिन सपोज करो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड मर्ज हो रहा है. कुछ समझ में आया? इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड देखो आपके बुक में दिया है पेज नंबर 135 6.6 फिगर में दिख रहा है. क्या है ये? देखो ऐसा एक बताया है कि एक वेव इधर से आ रही है, एक ही पल्स बताया उसने, और दूसरा जो है वो इधर से आ रहा है. पहले इसमें देखो ऐसा बताया है, बराबर है. दूसरे इसमें दोनों करीब आ गए, कलर चेंज हो गया. दूसरे इसमें दोनों करीब आ गए, और तीसरे इसमें देखो क्या हो जा रहा है, ये दोनों मिल गए या मर्ज हो गए. बराबर है. जब मर्ज हुए आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा बढ़ गया. एक्चुअली थोड़ा सा नहीं बढ़ेगा, दोनों का क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा. यानी कि 5 + 3 8 हो जाएगा. अगर 5 और 5 तो 10 हो जाएगा. बोलो समझा कि नहीं समझा? उसके बाद अब चलो ठीक है, मर्ज हो गए तो एक दूसरे से टकराने की वजह से क्या वो रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे. आप बाजार में जा रहे हो और आप किसी से टकरा गए सपोज करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ता भटक जाओगे. आप अपने घर पे हटोगे, वहां से फिर अपने घर पे जाओगे. यानी आप अपना इंडिविजुअल, याद रखो ये भी 5 ही एम्पलीट्यूड से अगर ये निकली थी और ये 3 एम्पलीट्यूड से, तो ये 3 एम्पलीट्यूड से इधर जाएगी. इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है. समझ में आया? तो 5 वाली का डायरेक्शन इधर है, तो जब ये निकलेगी तो 5 वाली इधर ही जाएंगी और 3 वाली इधर ही जाएगी. इसका बोलने का मतलब ये है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वेव, चाहे वो कितने भी हाई इंटेंसिटी से क्यों ना आए. इंटेंसिटी मतलब समझा? पावर से क्यों ना आए. समझ में आया? ये इधर से जाएगी, ये इधर जाएगी, बस खत्म हो गई बात. अरे समझा कि नहीं समझा?
ठीक है, तो ये याद रखो। और दोनों का ना एम्पलीट्यूड में चेंज होगा ना फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, दोनों बराबर से चले जाएंगे। बोलो समझा? बल्कि एम्पलीट्यूड में उनके सुपरपोजिशन वाले पॉइंट पर एम्पलीट्यूड में इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझा? लेकिन ध्यान से सुनो, ये कब पॉसिबल है? जब दोनों के फेज सेम है। फेज सेम मतलब क्या? यानी कि दोनों के क्रिस्ट तो क्रिस्ट। समझा? अच्छा, दोनों के ट्रफ तो ट्रफ। अब सपोज करो ये दोनों के ट्रफ मिल गए, एक का ट्रफ मिला और दूसरे का भी ट्रफ मिल रहा है सपोज करो, तो क्या हो जाएगा? 5 + 3 8 नीचे की तरफ हो जाएगा। अब समझ गया? तो याद रखो ये वाली कंडीशन, चाहे वो क्रिस्ट से रिलेटेड हो चाहे वो ट्रफ से रिलेटेड हो, दोनों भी कंडीशन कब मेट होगी? दोनों के फेजेस सेम होंगे तब। फेज सेम मतलब क्या? क्रिस्ट तो क्रिस्ट, ट्रफ तो ट्रफ। अब समझा? अरे समझा कि नहीं? ठीक है, तो ये याद रखो, इतना समझा। दोनों का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, दोनों की स्पीड चेंज नहीं होगी, दोनों का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। जब मर्ज होंगे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो अगर क्रिस्ट है तो, चाहे नीचे की तरफ बढ़ रहा हो अगर वो ट्रफ है तो। बोलो समझा? बस ये है इसके बारे में। अब दूसरी कंडीशन ये क्या दे रहा है? 6.4.2 के अंदर पेज नंबर 135 राइट हैंड साइड, इसके अंदर क्या दे रहा है कि सपोज करो अगर दो मर्ज हो रहे हैं वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, फिलहाल मैं सेम एम्पलीट्यूड बोल रहा हूं, 5 और 3 का हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, 5 तो 5, 3 तो 3, बाद में 5 और 3 का भी देखेंगे, पहले ये समझो। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है यहां पर? देखो मैं बना देता हूं, एक ऊपर की तरफ से आ रहा है डेट मीन्स क्रिस्ट, एक नीचे की तरफ से आ रहा है डेट मीन्स ट्रफ। तो याद रखो ये क्रिस्ट आया और दूसरा जो बता रहा है वो आ रहा है ट्रफ, ऐसा आ रहा है। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सपोज करो सेम है, फिलहाल इस एग्जांपल के लिए सेम है। जैसे दोनों आएंगे आप देखोगे एक सीधी लाइन है और उसके ऊपर ऐसा डॉटेड बनाया है, देखो आपकी बुक में डॉटेड बनाया है, ये क्या बता रहा है? ध्यान से सुनो, जैसे दोनों बीच में आएंगे एक दूसरे से मर्ज होंगे, सेम एम्पलीट्यूड के है ना, तो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इट इज एज गुड एज टग ऑफ वॉर खेल रहे हो आप। अगर जितना फोर्स, जितने न्यूटन का फोर्स उस साइड से लग रहा है उतना ही फोर्स अगर मैं यहां से लगाऊं, रस्सी हिलेगी नहीं, रस्सी हिलेगी नहीं। दूसरी बात, अगर मैं यहां से कोई बॉक्स को धक्का दे रहा हूं, उतनी ही सेम ताकत से अगर दूसरा वाला भी धक्का अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉक्स हिलेगा? अरे हिलेगा ही नहीं। तो जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन मीन टू से व्हाट, यानी कि दोनों के फेज अलग है, तो क्या हो जाएगा? ऐसा आएगा, ये क्रिस्ट, सॉरी ये क्रिस्ट, ये ट्रफ, ये आएंगे 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 मर्ज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरा भी फोर्स मेरा भी फोर्स, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। याद है ना जब हम लोग पढ़ते ग्रेविटी वगैरह, तो हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटी कट कर रही है, याद है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। एनीवे, तो दो इक्वल फोर्स रहेंगे तो क्या हो जाता है? वहां पर कोई मूवमेंट नहीं होता है, वैसा ही वहां पर कोई वेव फॉर्म नहीं होगा। जैसे ये दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे वापस से क्रिस्ट क्रिस्ट बन जाएगा, ट्रफ ट्रफ बन जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों मर्ज हो गए, यानी ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ नहीं, ये फिर वो इंडिविजुअली चलेंगे। बोलो समझा आप लोगों को? समझा? अगर सपोज करो ये 5 का है और ये 3 का है, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा कौन है? तो जरा ध्यान से सुनो, ये 5 है और ये 3 है, अगर ये आएंगे ये सीधा हो जाएगा, मगर ये 5 क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। समझा? क्रिस्ट बनेगा मगर छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा फोर्स इसको नलीफाई करने में गया, तो ये 2 का बनेगा। अरे समझा कि नहीं समझा? उल्टा बोल दो, ये 5 का है ये 3 का है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 का ट्रफ बनेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? बस ये वाला इसके अंदर फंडा है, इतना समझा? वेरी इजी, बहुत इजी है मैं बोलूँ तो। ठीक है, इसके पहले वाले से भी ज़्यादा इजी है। हाँ एक चीज़, अरे बाप रे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर फेज डिफरेंट रहे, फेज डिफरेंट रहे, डिफरेंट मतलब क्या? एक क्रिस्ट एक ट्रफ, तो दोनों के बीच में का फेज एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री। प्लीज़ ये याद रखो, 180 डिग्री, प्लीज़ ये याद रखो। अरे समझा कि नहीं समझा? और एक क्रिस्ट दूसरा भी क्रिस्ट, या एक ट्रफ दूसरा भी ट्रफ, अगर ऐसा रहा फेज एंगल क्या रहेगा? 0। फेज एंगल क्या रहेगा? 0। प्लीज ये याद रखो। हाँ, ये फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है, मे बी आंसर इन 1 सेंटेंस में आ सकता है कि अगर फेज 180 या सॉरी दोनों के फेज अगर सेम रहेंगे तो दोनों के वेव के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस रहेगा। अगर पाई के रेडियन के हिसाब से बोला तो बोलने का पाई, समझ में आ गया? और ये तो 0 ही है। तुम लोग को समझ में आ रहा है?
अपोजिट रहेंगे इन फेज, क्रिस्ट और ट्रफ, तो कितना हो रहा है 180 डिग्री। मैंने याद है तुम लोगों को याद रखने के लिए कैसा बोला था, इसका डायरेक्शन कैसा है ऊपर, इसका डायरेक्शन कैसा है नीचे। ये दोनों लाइन को ऐसी सेपरेटली ड्रॉ कर दो, ऊपर और नीचे, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। ऐसा याद रखो, याद रखोगे यही सही है। समझ में आया? तो याद रखो, अगर दो वेव्स ऑफ टू डिफरेंट फेजेस अगर मर्ज हो रहे हैं तो दोनों के बीच में का फेज एंगल कितना है 180। और अगर दोनों भी वेव्स अगर सेम फेज के है तो देयर विल बी नो एंगल एट ऑल, देयर विल बी जीरो। चाहे एम्पलीट्यूड ऊपर हो, एक का 50 हो, एक का 5 क्यों ना हो, तो भी जीरो रहेगा। एम्पलीट्यूड से लेना देना नहीं है, फेज से लेना देना है। कुछ समझ में आया? आप लोग अगर ऐसे सोच रहे होगे कि सर दोनों 5-5 रहना जरूरी है, कि नहीं, एक 5 एक 15 भी है तो भी जीरो रहेगा। क्या एंगल, फेज एंगल क्या रहेगा जीरो। क्रिस्ट है तो क्रिस्ट, ट्रफ है तो ट्रफ, जीरो एंगल। लेकिन एक क्रिस्ट एक ट्रफ रहेगा तो 180 डिग्री। खत्म हो गई बात। बोले समझा? अच्छा, इतना समझ गया। अब ये वाला, अब सबकी नोटबुक निकाल के रखो, क्योंकि ये वाला जो है अपने को क्या बोलते हैं, इसका नाम डेरिवेशन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 136, लेफ्ट हैंड साइड 6.4.3। ठीक है, देखो क्या लिखा है हेडिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है, इसका इक्वेशन हमको बताना है। ठीक है, अभी याद रखो y क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अभी आप लोगों को पता है ये इक्वेशन हम लोगों को कहाँ से मिला। ये हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू a डॉट साइन बराबर है ओमेगा t प्लस 5। ये हम लोगों को कहाँ से मिला, SHM, जहाँ पर हम लोग y की जगह पे x लिखते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है, बराबर है a डॉट साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो, y where y is equal to what, y is equal to displacement, ये याद रखो। ठीक है, a is equal to what, amplitude, amplitude of the wave। ठीक है, साइन ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, t is what, टाइम। ठीक है, एंड phi over here, phi means what, phase या phase angle। ठीक है, प्लीज ये याद रखो, ये मैं यहाँ लिख के रख दिया क्योंकि बार बार ये चीज़ें यूज होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें याद रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से सुनो, ये क्या बोल रहा है कि दो वेव्स आ रही है। ठीक है, दो वेव्स आ रही है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, और दोनों के बीच में एम्पलीट्यूड का भी डिफरेंस है और फेज का भी डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस उसने कैसा रिप्रेजेंट किया, वन वाले को फाई नहीं दिया ना। ठीक है, वन वाले को उसने क्या दिया, देखो जरा ध्यान से सुनो, वन वाले को फाई नहीं दिया, बराबर है। दो इक्वेशन है, दो वेव्स आ रही है, एक वेव का ये डिस्प्लेसमेंट बताया है और दूसरे का बोला है क्या, ए डॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये दो बताया है। इसने क्यों ऐसा किया है, यहाँ पर फाई क्यों नहीं दिया, यहाँ पर फाई क्यों दिया है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक खुद बोल रही है कि दोनों के बीच में फेज एंगल का डिफरेंस है, तो इसीलिए उसने एक में फेज यानी क्या बोलते इसका नाम, क्या बोलते इसको, फाई, एक में फाई रखा है, दूसरे में फाई नहीं रखा है। समझ में आया? अगर ये दो वेव अगर आपस में मिलती है तो देखो इसका इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखो y इज इक्वल टू y1 सम ऑफ, बराबर है वेक्टर ऑफ बोथ द वेव्स। तो हम लोग ये ऐड करेंगे तो y इज इक्वल टू y1 क्या हो जाएगा, बोलो। हाँ, y इज इक्वल टू y1 क्या है, a डॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या है ये, a डॉट साइन बराबर है ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया, बोलो सही कि नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देंगे। अब इसके बाद मेरे ख्याल से ए कॉमन नहीं निकलेगा, अरे यार एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना, A1 A2, अरे सही कि नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा, अरे सही कि नहीं।
ठीक है, इन लोगों का क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है। अब जरा ध्यान से सुनो, आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हाँ चलो ठीक है, फॉर्मूला क्या है देखो जरा, साइन ए प्लस बी बराबर है इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, लिखने की बड़ी घाई है, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दिख रहा है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वो फॉर्मूले के रेंज में नहीं आ रहा है। तो y इज इक्वल टू a1 डॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस, अब ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे a2, ठीक है, क्या है ये, साइन, अब यहाँ पर साइन a क्या है, ओमेगा टी, ठीक है, इनटू कॉस b क्या है, b है 5, ठीक है, प्लस कॉस क्या है, अच्छा कॉस तो कॉस है, ए क्या है, ओमेगा टी इनटू साइन बी क्या है 5, हाँ सॉरी इसमें ए डालेंगे A2, हाँ चलेगा, लास्ट में लिख देता हूँ फिलहाल A2, ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। इतना समझ गया आप लोगों को, ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर दिए। हाँ अब यहाँ पर ओके फाइन, अब देखो क्या हो जा रहा है, इसके अंदर से अगर हम लोग गौर करेंगे तो देखो इतना हिस्सा जो है कॉमन लग रहा है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ऐसा है नहीं है, दिख रहा है, तो टेकिंग कॉमन, तो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग साइन ओमेगा टी एज कॉमन, बोलो समझा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब देखो इतने पूरे में से अगर मैं साइन निकालता तो क्या बचा, a1 ही बचा, उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद a2 बचा, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, डायरेक्टली आ जाता है cos 5 बराबर है, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद a2 डॉट कॉस ओमेगा टी प्लस साइन 5, अरे हाँ प्लस है कि नहीं है, और ये टी भी प्लस दिख रहा है, ठीक है, ये इंटू है, ठीक है, इतना समझा। हाँ अब कहानी में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब क्या, चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट किया गया है, ठीक है, तो देखो हम लोग ये यहाँ पर क्या करेंगे मालूम है, कंसिडर, या सब्सटीट्यूट बोलेंगे तो भी चलेगा, कंसिडर। अब देखो हम लोग को क्या कंसिडर करना है, a1 प्लस a2 ये वाला इंटू कॉस थीटा इज इक्वल, सॉरी 5, ये 5 है ना, ज़रा ध्यान से देखो, a1 यहाँ पर a है ना, तो इसको मैं खाली a ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस कॉस है, कॉस लिया, एक मिनट, प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लिया और इसके जगह पे थीटा लिया, ये हम लोग को इतने पूरे की जगह पे सिर्फ इतना डालना है। और दूसरा क्या हो जा रहा है, a2 साइन कहाँ गया, हाँ a2 साइन 5, इसकी जगह पे देखो क्या लिए, a2 डॉट साइन और यहाँ पर लिए 5, इसकी जगह पे क्या लिए, a को a लिए और साइन को साइन थीटा, ऐसा हम लोगों ने लिए। इतना समझा, इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो नंबर 2, समझा। अब ये वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, कॉपी कर रहे हो कि हटा दो, देखो यहाँ पर a1 प्लस a2 इंटू कॉस 5, इसकी जगह पे हम लोग को लेना है a डॉट कॉस थीटा लेना है, ठीक है, और a2 डॉट या फिर इंटू साइन 5 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लोग को क्या लेना है, देखो a कहाँ गया, यहाँ पर है a2 साइन 5, इसकी जगह पर हम लोगों को क्या लेने का है, a डॉट साइन थीटा,
ठीक है। तो हम लोग ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर देखो किस किस को चेंज कर रहे हैं हम लोग, इतने हिस्से को चेंज कर रहे हैं और इतने हिस्से को चेंज कर रहे हैं। तो जो चेंज नहीं हो रहा है पहले उसको लिख देते हैं साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ब्रैकेट वाला चेंज होकर क्या हो गया है, ये मैं ब्रैकेट नहीं भी डालूँ तो भी चलेगा, मैं जानबूझ के अलग चौक यूज़ कर रहा हूँ ताकि मालूम पड़े चेंजेस क्या हुए हैं। कॉस थीटा, चाहे तो ए बाद में आगे ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, प्लस। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसकी जगह पे क्या आ जा रहा है, ए डॉट साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ये, इंटू कॉस ओमेगा टी, बराबर है। ये ऐसा कर दिए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो देखो रीअरेंज कैसा कर रहा हूँ मैं, देखो 3 + 5 या 5, पता नहीं आज 3 और 5 क्यों मुंह में आ रहा है, 3 + 5 या 5 + 3 एक ही होगा, अरे एक ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, देखो यहाँ पर ए डॉट, ठीक है, साइन थीटा, ये पहला ले रहा हूँ, देखो ये पहला ले रहा हूँ, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस अब ये ले लेता हूँ, ठीक है, थीटा है ना, तो ए डॉट कॉस थीटा, पहला मैंने कॉस वाले को कंसिडर किया, सॉरी थीटा को कंसिडर किया, इंटू साइन ओमेगा टी। ये स्टेप समझा आप लोगों को। इतना हिस्सा जो है ना ये बाद वाला था, उसको मैंने पहले रख दिया, यहाँ पर थीटा पहले लिया हूँ, बाद में ओमेगा टी, इसीलिए मैंने पहला थीटा लिया हूँ इधर पे और ओमेगा टी को यहाँ रखा हूँ। अगर आप गौर करेंगे ये पूरा हम लोगों को वापस से फॉर्मूले को या फॉर्मूले की तरफ लेकर जा रहा है। वो फॉर्मूला क्या है, साइन, हाँ वो फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखो हाँ ठीक है, तो देखो क्या हो जा रहा है, वही दिख रहा है, बराबर है। तो हमारा y क्या बन जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, ए साइन क्या ये ओमेगा टी प्लस, बोलो समझा, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। और अगर गौर करेंगे तो इट इज एज सेम एज द फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने एकदम शुरुआत में किए थे। अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो देखो वहां पर एक डायलॉग लिखा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव। हम लोगों ने अभी फिलहाल यहाँ पर एक चीज फाइंड की है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोगों को शुरुआत में क्या बोला गया था कि एम्पलीट्यूड भी दोनों का डिफरेंट है, तो दोनों के एम्पलीट्यूड्स भी फाइंड करने रहेंगे। तो इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एम्पलीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दो हम लोगों ने कंसिडर किए थे ना एडजस्टमेंट के लिए, इन लोगों को ऐड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। कुछ समझ में आया, सॉरी स्क्वायर करना, सॉरी ऐड भी करना है स्क्वायर भी करना है, आपस में 1 को 2 के साथ ऐड भी करना है और उन लोगों को स्क्वायर भी करना है। कुछ समझा। तो देखो वन इक्वेशन कौन सा है, देखो ए, याद देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, टू फाइंड द रिजल्टेंट। और अगर ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को आ गया, मतलब हम लोग डिराइव करेंगे तो ये फॉर्मूले से समझ में आएगा कि 5 और 3 अगर आएगा तो एम्पलीट्यूड 8 कैसा हो जाएगा, ये समझ में आएगा कभी जब दोनों का फेज सेम रहेगा। अगर दोनों का फेज अपोजिट रहेगा, अपोजिट मतलब अलग रहेगा, दोनों का फेज सेम नहीं रहेगा, तो 5 प्लस समझ लो 5 माइनस 5 0 कैसा होगा, यानी वो स्ट्रेट लाइन कैसी बन जाएगी, या 5 और 3 रहेगा तो 2 कैसा रहेगा, तो वो इससे मालूम पड़ेगा फॉर्मूले से, ठीक है। टू फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, या टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये लिखना, ठीक है। वी हैव टू ठीक है, ऐड एंड टेक स्क्वायर
ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, और इसको 3 दे दो क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 इतना समझा, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इन लोगों के अंदर क्या करना है, दोनों को ऐड भी करना है और दोनों के स्क्वायर भी लेना है, ठीक है। तो देखो पहला वाला याद रखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जा रहा है, a1 प्लस a2 इंटू कॉस 5, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर इंटू साइन 5, 5 है, ये 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब पहला वाला क्या था, ये था a स्क्वायर डॉट कॉस थीटा, हाँ स्क्वायर, प्लस अब ये वाला रहेगा a स्क्वायर डॉट साइन थीटा स्क्वायर। कुछ समझा आप लोगों को क्या किया गया? अगर हम लोग को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए और ये देखना है कि भाई दोनों को ऐड करने से एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है या इक्वल हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, वो सब देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसके इक्वेशन बनाने के लिए ये जो एडजस्टमेंट किए थे ना, ये इक्वेशन को सम भी करना है, मतलब ऐड भी करना है और उन लोग का स्क्वायर भी लेना है। इतना समझा? हटा दूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो जाए, चलेगा ना रे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, a1 प्लस a2 कॉस 5 द होल स्क्वायर, मैंने वैसा ही लिखा हूँ था चौक का कलर। ये देखो a2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, अब देखो इसमें से अगर मैं a कॉमन लेता हूँ, a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। अब ये आएगा, अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और हुआ तुमको मालूम है कि बुक में देखा अभी? अच्छा, ये इजी वाला है, ठीक है, मेरे टॉप है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, बट ठीक है, वी नो दैट, क्या है बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 है तो हम लोग इसको डायरेक्टली a स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ ले रहा हूँ, समझ में आया? तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये क्या ले लिया मैंने, a1 स्क्वायर बाहर है, प्लस a2 इंटू कॉस 5 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 5, बोलो सही है। अब ये वाला फॉर्मूला कौन सा आ सकता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये उसी से जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो याद रखो, इसको अभी हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस 2a और b क्या है, a स्क्वायर a2 इंटू कॉस 5, ठीक है, बराबर है, प्लस a square dot कॉस स्क्वायर 5 प्लस a स्क्वायर डॉट साइन, बोलो सही, क्यों 8? अच्छा है क्या, लल्ला यार। अब अगर हम लोग ये देखते हैं, ये वाला हिस्सा देखो, अगर इसमें से मैं इसको कॉमन निकालता हूँ, a2 स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, फिर से हम लोग को वही मिल रहा है, साइन स्क्वायर, वही फॉर्मूला आ रहा है, इज इक्वल टू 1, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 डॉट a2 डॉट कॉस 5, ये हो गया। अब यहाँ पर एक स्टेप मैंने गफला मारा, मैंने क्या किया, एक स्टेप में मुझे ये दोनों को कॉमन ले लेना चाहिए, a2 स्क्वायर को कॉमन लेना चाहिए, तब जाकर ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ a2 स्क्वायर, समझा? क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर 5 इंटू प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं।
ये इतना समझ गया आप लोगों को। अब देखो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल है। अभी इसका जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो ए स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू, अंडर रूट बाद में बनाता हूँ, अंडर रूट बाद में बनाता हूँ, ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, मैं इसको ले रहा हूँ a2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब लिख रहा हूँ 2a1 इंटू a2 cos 5, इतना समझा। और अब मैं ले रहा हूँ इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। इतना समझ गया आप लोगों को। अब देखो आपके बुक में इस आगे के टॉपिक को नाम दिया गया स्पेशल केस, ऐसा करके दिया है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, इफ ठीक है, इफ फेजेस ऑफ बोथ वेव्स आर सेम, अगर सेम फेज के, मैं अपनी टूटी हुई इंग्लिश में बोल दिया, समझ आया, अगर दोनों भी, मैं यहाँ पर दो ही वेव को कंसीडर कर रहा हूँ कि जब मैंने दो ही का इक्वेशन निकाले, तो अगर दो वेव्स है, दोनों के फेजेस सेम है, अगर सेम है तो मैंने क्या बोला था, दोनों का एंगल क्या बनेगा, 0। 5 है, 5 विल बी व्हाट, 0। अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब cos विल बी 0, cos 0 क्या हो जाता है, 1, इसका मतलब ये सारा 1 हो जाएगा इन इक्वेशन 1, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग 5 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 में डाल दिए, तो डायरेक्टली सपोज करो मैंने डाल दिया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2, बोले समझा है ना, और ये स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ये बचा। अब बोला जा रहा है, एक मिनट ये मैं रब कर देता हूँ, अब क्या बोला जा रहा है कि सपोज करो दोनों भी सेम एम्पलीट्यूड, सॉरी हाँ सेम एम्पलीट्यूड है, दोनों भी अगर क्या है सेम एम्पलीट्यूड है तो क्या हो जाएगा, इफ a1 इक्वल्स a2, अगर ऐसा रहा तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2a, बोलो समझा, क्यों, क्योंकि दोनों मिल गए। तो अगर 5 है तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर से साबित हुआ कि अगर दोनों भी वेव अगर सेम एम्पलीट्यूड की आती है तो मर्ज होने के बाद या सुपरपोजिशन के पॉइंट पर ये दोनों भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन निकलते टाइम पे फिर इंडिविजुअली जाएगी, ये 5 ये 3 जाते वक्त अपोजिट। समझ में आ गया। दूसरे इसमें क्या हो जा रहा है जरा देखो, पहले इतना लिख लो जरा, हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया हम लोगों को क्या लेना है, ठीक है, अब हम लोग को बोलना है इफ, ठीक है, फेज या फेजेस ऑफ बोथ द वेव्स आर डिफरेंट। पहला सेम थे, अभी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेंगे। डिफरेंट इन द सेंस एक बन के आ रहा है क्रिस्ट और दूसरा बन के आ रहा है क्या, ट्रफ, ये दोनों के फेजेस अलग हो गए। अगर अलग होते हैं दोनों के फेजेस तो मैंने आप लोगों को बोला था फेज एंगल क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 4 में फाई की जगह पे क्या डालना है, वी हैव टू टेक फाई इज इक्वल टू 180, और कॉस 180 क्या होता है नहीं मालूम, -1। वाह, क्या हो जा रहा है, फाई इज इक्वल टू 180, इसका मतलब कॉस क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो ये इक्वेशन तो क्या करने का, सब्सटीट्यूटिंग फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री इन इक्वेशन 4, ये करेंगे हम लोग। तो देखो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये a2 है, ठीक है, प्लस 2a, हाँ सॉरी, अब ये माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये -1 है, तो इसके लिए ये -1 हो जाएगा, 2a1 इंटू a2, बोलो समझा।
-1 इसके लिए ये हो गया। अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोगों को एक बात पता चल रही है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है, बराबर है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू, बट वी नो डैट, ये लिखो जाने दो, अभी एक ने भी बोला तो लिखना पड़ेगा, बट वी नो डैट क्या है ये, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, एक मिनट, हाँ, 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो ये है क्या, नहीं ये फॉर्मूला। तो देखो याद रखो, यहाँ पर आ जाता है a इज इक्वल टू a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू a1 माइनस a2। ये मिला हम लोग को एम्पलीट्यूड। कब मिलेगा, जब 180 डिग्री रहेगा, इन शॉर्ट क्रिस्ट और ट्रफ मिलने वाले रहेंगे तब मिलेगा। अगर ये मिला, अब हम लोग क्या बोलते हैं, अगर सपोज करो a1 इज इक्वल टू a2 अगर कंसिडर करते हैं, मतलब ये 5 और ये 5, तो क्या बचेगा, 0। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बन गई, जो मैंने शुरुआत में बोला था। देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कुछ समझ में आ गया, समझा कि नहीं? तो यहाँ तक का ये लिख लो। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस इक्वेशन। नाउ वी विल बी मूविंग टू द न्यूमेरिकल। बहुत इजी है, 6.1 एंड 2 बहुत इजी है। स्टार्ट। अभी देखिए यहाँ पर पेज नंबर 136 राइट हैंड साइड पर जैसा हम लोगों ने ये डेरिवेशन कर दिया एम्पलीट्यूड का, उसके बाद उसने क्या बोला है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया है। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी फौरन इसके बाद जो न्यूमेरिकल आने वाला है उसके अंदर आने वाला है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आई मतलब क्या, इंटेंसिटी। देखो आई मैक्स और आई मीन यानी मिनिमम बताया है, ठीक है। अभी इंटेंसिटी मतलब क्या, फिलहाल ऐसा समझो कि पावर, ठीक है, पावर यानी कि दो वेव्स के एम्पलीट्यूड मिलके कितना पावर हो रहा है, या दो वेव्स के अपोजिट फेज वाले एम्पलीट्यूड मिल रहे हैं तो क्या पावर हो रहा है, तो वो बता रहा है। तो मैक्स है मतलब क्या रहेगा, डेफिनेटली इट विल बी a1 प्लस a2। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन दिया हुआ है, तो खैर आप चाहे तो वो भी डाल दो। समझ में आया, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो हम लोग इक्वल की ही साइन डालने वाले हैं। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये बताया गया है कि आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ऐसा बोला है, ठीक है। आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। और उसको फिर ऐसा बताया है क्या, दिस इज इक्वल टू द होल स्क्वायर, ये बताया। ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखो, आई मैक्स इज इक्वल टू a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर उसके बाद आई मिनिमम, मिनिमम मतलब इसको येलो से लिखता हूँ तो याद रखो ये मिनिमम वाला है, अरे इसमें तो बहुत उड़ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, ये वाला रहेगा। बस समझ में आया? हाँ, और ये मिनिमम ये वाला रहेगा जैसा यहाँ। अच्छा चलो लिख देता हूँ, आई मिनिमम, ठीक है, इज इक्वल टू यू मिनिमम, ठीक है, ए मिनिमम, हाँ स्क्वायर, ठीक है। अरे तो समझा, बस ये दिया है। ये फॉर्मूला आपको पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ये फॉर्मूला जो है इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी मतलब क्या, पावर। अगर दो चीज मर्ज होगी तो पावर बढ़ेगा, उसको आई मैक्स बोलेंगे। और दो वेव के मर्ज होने से अगर पावर घटेगा तो उसको आई मिनिमम बोलेंगे। इतना समझ गया आप लोगों को? इसके बाद हम लोग शुरू कर सकते हैं क्या, 6.1 एंड 6.2 का न्यूमेरिकल्स। Okay, now we are about to start with 6.1 numerical, which has been given on page number, which has been given on page number 136. Start. देखिए इसका पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसॉइडल मूवमेंट यानी वेव्स, वो ऐसा जो एस बनाता है उसको साइनोसॉइडल बोलते हैं। ये जो मूवमेंट है ये है साइनोसॉइडल मूवमेंट, ठीक है। वो एसी करंट में भी अपन देखते हैं, ठीक है। तो साइनोसॉइडल वेव प्रोपेगेटिंग यानी फॉरवर्ड हो रहे हैं थ्रू अ स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग के जरिए से, आर गिवन एज फॉलोज। तो याद रखो यहाँ पर उसने इन लोगों का डिस्प्लेसमेंट बताया है। तो गिवन क्या है, पहले हम लोग को गिवन लिख देना है, गिवन, ठीक है। गिवन क्या रहता है, पहला दिया है
पहले फेज या पहले वेव का डिस्प्लेसमेंट दिया है। क्या है ज़रा बोल दो, y y1 इज इक्वल टू 4 साइन 20x माइनस 30 t, ये दिया हुआ है। और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है, 4 साइन 35 ना, सॉरी 25x माइनस 4t, ठीक है, ये दिया है। ठीक है, इसके बाद वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर, ठीक है, x और y जो है सेंटीमीटर में उसने दिया, डिस्प्लेसमेंट का जो है उसने सेंटीमीटर में दिया है, एंड t इज इन सेकेंड। ठीक है, अब टू फाइंड मतलब क्या, कैलकुलेट करने के लिए बोला है, टू फाइंड। अब क्या फाइंड करना है, देखो हम लोगों को अब फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। अब देखो इसने क्या बोला है, हम लोगों को फेज डिफरेंस पहचानना है, ये दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस क्या हो सकता है ऑफ दिस टू वेव्स। ठीक है, कब, जब x दिया हुआ है, थर्ड क्या दिया हुआ है इसने, x जब होगा 5 और t क्या दिया है, भूल गया, t दिया है 2 सेकेंड्स, बराबर है। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में, हाँ ये सेंटीमीटर में। ठीक है, और दूसरा हम लोग को फाइंड करना है, तो याद रखो पहला हम लोग को फाइंड करना है फेज एंगल, बोला है ना, क्या फेज बोला, खाली डिफरेंस, हाँ फेज डिफरेंस फाइंड करना है अपने को। हाँ, दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस मतलब क्या, इन लोगों का ये माइनस ये दोनों का डिफरेंस फाइंड करने का है, यानी इसका फेज और इसका फेज। समझ में आ गया आप लोगों को, तो फेज, अब आपको पता है फेज कहाँ पर होता है, साइन के बाद होता है, तो इसका मतलब अपन को खाली इतने लोगों का कैलकुलेशन करना है पहले वाले कंडीशन में। अब दूसरा क्या हो जा रहा है, बी वाला, बी क्या बोला है फाइंड करने, दूसरी कंडीशन क्या बोला है फाइंड करने, when these two waves interfere what is a maximum और minimum। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला याद रखो, तो याद रखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए, अच्छा इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो चलो ठीक है, इंटेंसिटी फाइंड करना है, आई मैक्स फाइंड करना है, बराबर है, एंड आई मिनिमम फाइंड करना है। अगर आप ऐसा भी लिख देंगे, कुछ आ रहा नहीं आ रहा, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन में ही दिया रहता है, खाली थोड़ा सा याद रखना रहता है कि ये कैसा लिखने का है। इतना समझ गया आप लोगों को। अब देखो इसको कैसा फाइंड करेंगे, अच्छा और कुछ है, बस अब देखो कैसा रहेगा, तो अब यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करना शुरू करने का है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस हम लोग को यानी कि ढूंढना है, तो इसका मतलब फेज साइन के बाद होता है, थोड़ी देर पहले बोला था, तो इतना हिस्सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा दोनों का, और इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया, बस तो ये करने का अपने को। तो देखो क्या हो जाता है, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर साइन क्या है 20x, बराबर है, मैं पहला y1 का ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस 30, t क्या है, यहाँ पर t है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, 20x मतलब क्या, 20 इंटू 5, इतना समझा, माइनस 30 इंटू टी क्या है 2, ये 2 है 2, समझ में आया। तो देखो क्या हो जाता है 5, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60, तो कितना हो जाता है, ये हो गया 40। ये अपना y1 का फेज मिला है अपने को, y1 का फेज मिला है, समझ में आ गया। अब वैसा ही y2 का भी देख लेते चलो, अच्छा है यहाँ पर ही बना दिया, ठीक है। y2 का क्या रहेगा, देखो 25x माइनस 4t, ये है, ठीक है। अब इसमें दोनों के लिए सेम x और t सेम दिया हुआ है, तो 25 इंटू 5 कर दिया माइनस 40 इंटू 2 कर दिया, बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 100। अच्छा इसे कहते हैं बेहतरीन कॉपी, इसे कहते हैं क्या 125 में यहाँ का याद रखा, 125 और माइनस 80। अब इसमें माइनस करो कितना होएगा, बोलो 45। तो साफ तौर पे हमको मालूम पड़ रहा है कि दोनों के बीच में का फेज डिफरेंस कितना है, 5 है। देखो वही लिखा है कि नहीं बुक में, तो याद रखो दोनों के बीच में क्या है, 5 2 माइनस 5 1 इज इक्वल टू 45
माइनस 40 इज इक्वल टू 5। ये माइनस में नहीं आना चाहिए, इसके लिए इसको मॉड में लिखा है। 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, हो गया बस समझ में। और इसका जो यूनिट है रेडियन, 5 रेडियन। तो देखिए अभी नेक्स्ट हमको जो फाइंड करना है नेक्स्ट वो ये है आई मैक्स और आई मिनिमम। अब आपको एक मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ। देखो ये इंटेंसिटी और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये जो पार्ट है ये है एम्पलीट्यूड, याद रखो ये एम्पलीट्यूड है 4, ये सब नहीं है, ये सब नहीं, साइन वगैरह वो सब नहीं, सिर्फ ये 2 पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। एक आइडिया देता हूँ, कभी भी याद रखो अगर ये दोनों सेम है तो आई मिनिमम जो है कभी भी 0 रहेगा, वो तो तुमको भी मालूम है। 5 माइनस 5 0, जैसा मैं हमेशा बोल रहा हूँ, या 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो वैसा रहेगा। चलो फिर भी इसको प्रैक्टिकली या फिर हम ये बोलेंगे मैथमेटिकली करके देखते हैं कि ये सच में 0 आता है कि नहीं। तो देखो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, सॉरी A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। चलो A1 क्या है 4, A2 क्या है 4, ठीक है, द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट खोल दो, प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 का क्या है, तो याद रखो इसका है 64, एम्पलीट्यूड क्या है 64, मगर एम्पलीट्यूड क्या है सेंटीमीटर में रहेगा मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ है। अल्लाह तौबा, इसने तो कुछ दिया ही नहीं, हाँ सॉरी इंटेंसिटी 64 हो गया। अब इसके बाद आता है क्या, आई मिनिमम, ठीक है, आई मिनिमम ये है। अब आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, बराबर है। A1 क्या है, यहाँ पर 4 है, A2 क्या है, वो भी 4 है, तो देखो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर इज नथिंग बट 0, समझ में आ गया। तो ये हो गया आप लोगों का आई मिनिमम। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 6.1 वाला न्यूमेरिकल। 6.2 भी करना था मगर अनफॉर्चुनेटली बैटरी लो है, इसीलिए 6.2 नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। विद दिस आई एंड अप विथ माई टूडेज लेक्चर। हाँ बोलो।